आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं बाबू। कौन सा चैप्टर पहला है? हमारे आसपास के पदार्थ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रहे बाबू, चैप्टर शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 का, तो इस बात को ध्यान से समझना। कक्षा 9 का जो विज्ञान है इसको समझना बहुत ही अनिवार्य है। अगर इस विज्ञान को हम लोग नहीं समझते हैं तो आगे चल कर के जो कक्षा 10 में है उसमें हम लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। पड़ सकता नहीं है बल्कि पड़ेगा ही। कक्षा 9 का विज्ञान अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो कक्षा 10 का जो विज्ञान है उसको समझने में बहुत ही कठिनाई होगी, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं ध्यान से समझना है, जो कुछ बताया जाए उसको बहुत ही बारीकी से समझना है इसको, ठीक है। शुरू कर रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा हम लोग का हेडिंग है हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ना है। हमारे आसपास मतलब हमारे जो आसपास है, आसपास क्या क्या नज़र आता है। यदि हम अपना नज़र दौड़ाएं चारों ओर तो हमें क्या नज़र आती है? विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, आती है कि नहीं। मेरे सामने में टेबल लगी है, कुर्सी है, बेंच है, किताब है, मार्कर है, पीछे बोर्ड है, घड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं और इन सब का आकार अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, इसका प्रकृति भी अलग अलग है। सबका अलग अलग गुण है कि नहीं, सबका अलग अलग प्रकृति है। तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु, इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है ना, वैज्ञानिकों ने उनको पदार्थ का नाम दिया है। वैज्ञानिकों ने उन्हें क्या कहा है? पदार्थ कहा है, जिस भी सामग्री से बने हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? वैसे अगर हम पदार्थ की परिभाषा की बात करें तो पदार्थ किसको कहेंगे? तो पदार्थ की परिभाषा हम लोग इस तरह से देंगे। पदार्थ किसको कहेंगे? पदार्थ की जब परिभाषा देना पड़े तो इस तरह से देंगे। कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ जिसमें, कोई भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान, आयतन बोलेंगे, स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। यदि हम लोग को पदार्थ की परिभाषा पूछे तो क्या बोलेंगे? कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, वजन हो, भार हो, नहीं, और जो कुछ स्थान, आयतन, स्थान को आयतन घेरती हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे, ठीक है। जैसे ये मार्कर कुछ ना कुछ तो जगह घेरती है ना। ये मार्कर को अगर देखेंगे तो कुछ तो जगह घेरा ना जी। इसमें वजन भी है, भार भी है, द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान भी है और क्या है? आयतन भी घेरती है। तो हम इसको पदार्थ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जो हवा हम लोग श्वास लेते हैं ये भी पदार्थ है। हम लोग जो भोजन खाते हैं वो भी पदार्थ है, नहीं? ये पत्थर, वो भी पदार्थ है। कुर्सी, टेबल, बेंच, ये सारे क्या हैं? पदार्थ ही तो हैं। हम अगर एक तिनके की बात करें, ये तिनका, ये भी पदार्थ है। इसमें भी कुछ न कुछ वजन है, इसमें भी भार है, द्रव्यमान है इसका, और साथ में ये इसका आयतन भी है। ये कुछ न कुछ जगह भी घेरता है कि नहीं घेरता है? तो हम कहेंगे ये भी पदार्थ है।
वैसे तो इसका वजन का पता नहीं चलता है ना। सोनार के पास गए हो, जो सोना चांदी बेचता है या सोना चांदी जो माला वगैरह बनाता है, सोना चांदी का काम करता है, सोनार के पास गए हो? सोनार के पास जा करके क्या करना, इतना सा तिनका जब सोना तौले हो तो उसके तराजू में डाल देना, तो वो सोनार इसको भी माप लेगा। गलती से अगर ये तिनका उस सोनार के तराजू में पड़ गया और वो तौल लिया तो इसका कीमत पता है कितना हो जाएगा? जितना कीमत सोने का है वही कीमत इसका हो जाएगा। नहीं तो इसका कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। ठीक है, चलो अब कहेंगे यदि कि सर ये सब बात तो ठीक है, हवा भी पदार्थ है, ये बात समझ में नहीं आई। हवा भी पदार्थ है, हमें नहीं लगता कि हवा हमारे आसपास जितनी ये हवा ही तो है, नहीं है? हवा हाथ मारते किसमें? हवा में ही तो हाथ मारते हैं। तो ये हवा भी पदार्थ है। कैसे पदार्थ? हम उसी को कहेंगे जिसमें क्या हो, द्रव्यमान होगा और जो कुछ स्थान घेरती हो। तो हवा में हमें समझ में नहीं आ रहा। तो देखेंगे, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक गुब्बारा लेते हैं, बड़ा वाला गुब्बारा, छोटा वाला नहीं लेंगे। छोटा वाला में तो आयतन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन भार है वो उसको तौल नहीं पाएंगे थोड़ा सा होगा। बड़ा सा गुब्बारा लेते हैं, पिचका हुआ गुब्बारा, सिकुड़ा हुआ गुब्बारा को पहले हम लोग क्या करेंगे, माप लेंगे, उसका वजन तौल लेंगे कि कितना हुआ। फिर हम क्या करेंगे, उसमें हवा भरेंगे। क्या करना है, उसमें हवा भरना है। तो जैसे ही हवा भरेंगे तो गुब्बारा जैसे पिचका हुआ था तो क्या हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा। उसके अंदर हवा डाला, गुब्बारा फूल गया, बहुत बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हवा जगह घेरती है, हवा अंदर गया और गुब्बारे को फैला दिया। तो जितना बड़ा गुब्बारा उतना जगह हवा घेरा। तो अब क्या करेंगे, हवा भरने के बाद उस गुब्बारे को हम तौल लेंगे। गुब्बारे को क्या करेंगे, तौलेंगे, वजन करेंगे। तो देखेंगे कि हवा पहले जो हमने मापा था गुब्बारों को, उसमें और हवा भरे हुए गुब्बारे को जब मापेंगे तो भार में बढ़ोतरी हो जाएगा, उसका वजन बढ़ जाएगा। करके देख लेना, करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हवा में भी, हवा में आयतन है, हवा जगह घेरती है, हवा में द्रव्यमान है, मतलब उसमें वजन है। तो हवा भी क्या हुआ, पदार्थ हुआ। हवा क्या हुआ, पदार्थ हुआ। ठीक है। वैसे तो प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। प्राचीन काल से, प्राचीन काल मतलब पुराने जमाने से बहुत पहले से ही अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। ठीक है। और हमारे जो भारत के प्राचीन दार्शनिक लोग थे, भारत के प्राचीन दार्शनिक जो थे, उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। पदार्थ को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया था? 5 मूल तत्वों में। 5 तत्व कौन कौन से हैं? वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। अपने भारत के जो दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था, 5 मूल तत्वों में बांटा था। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। और उस वक्त जैसे हमारे भारत के दार्शनिक, ठीक उसी तरह से यूनान के दार्शनिक भी, जैसे अपने भारत के दार्शनिक थे, ठीक उसी तरह से यूनान के दार्शनिक भी पदार्थ को इसी तरह से वर्गीकृत किया था। और इनको पंच तत्व कहा जाता है। इनको क्या कहा गया? पंच तत्व। अर्थात प्रत्येक वस्तु
कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक वस्तु इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बने होते हैं। किनका मानना था? प्राचीन दार्शनिकों का। अपने भारत के दार्शनिक लोग, यूनान के दार्शनिक लोग, उनका जो मत था, उनका जो कहना था कि प्रत्येक वस्तु इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है। और वो पंच तत्व कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, समझ में आ गई बात? लेकिन ये तो हुआ प्राचीन दार्शनिकों की बात। किसने किसने कहा था? भारतीय प्राचीन दार्शनिक और यूनान के प्राचीन दार्शनिक। ठीक है, ये सब के सब पदार्थ को पांच मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। और उनका कहना था कि ये कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु है, संसार की कोई भी वस्तु है, वो सब के सब इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात पंच तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल के जो वैज्ञानिक हैं, अर्थात आधुनिक वैज्ञानिक, उन्होंने पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर, कौन से? भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। पदार्थ को दो तरह से बांटा है, एक तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, वो भौतिक गुणधर्म के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे? इस अध्याय में हमारे आसपास के पदार्थ, ये जो चैप्टर है, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में ही पढ़ेंगे, वो भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। ठीक है, और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर जो पढ़ेंगे वो अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? याद रहेगा, आधुनिक वैज्ञानिक, अभी के जो वैज्ञानिक है, वर्तमान आधुनिक वैज्ञानिक जो है, पदार्थ को कितने तरह से वर्गीकृत किया है? दो तरह से, एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को वर्गीकृत किया है। ठीक है, समझ में आ गया? इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो किसके आधार पर पढ़ेंगे? पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप या फिर प्रकृति भी बोल सकते हो। पदार्थ का भौतिक प्रकृति। ठीक है, पदार्थ का भौतिक प्रकृति क्या है? तो बोलेंगे पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है पदार्थ का भौतिक प्रकृति? पहला क्या है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, दूसरा, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे
होते हैं। ये दो चीज़ पदार्थ का भौतिक स्वरूप, अगर पूछा जाए कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है तो बोलेंगे कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक जो है ना पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी, दो मत था। ठीक है, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी, दो मत था। एक का कहना था कि पदार्थ जो है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। किस तरह से होते हैं? लकड़ी के टुकड़े की तरह। और दूसरे का कहना था कि नहीं, पदार्थ जो है वो रेत के तरह के कणों से मिलकर बना होता है। जिस तरह से रेत, देखें रेत बालू का कण होता है, तो रेत के तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब यदि ये हम लोगों का मार्कर है तो ये मार्कर जिस तरह से रेत का कण होता है ना, उसी तरह कणों से मिलकर ये मार्कर बना है। बहुत से कण मिलकर के ये मार्कर बना है, ढेर सारे कण। ठीक है, एक का मानना था कि नहीं, लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। अच्छा, लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होना क्या हुआ? लकड़ी देखे हो, ठीक है, तो उसमें देखना खुरदुरा होता है, उस खुरदुरा को पकड़ करके ऐसे खींचना तो क्या हो जाएगा? लंबा लंबा निकलेगा, रेसा जैसा निकलेगा। अब जैसे ये लकड़ी मैंने लाया तो हम ऐसे करके ऐसे अगर फाड़ेंगे, निकालेंगे तो रेसा की तरह निकलेगा। तो कहते हैं लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। और एक का मानना था नहीं, लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत नहीं होते हैं, बल्कि ये कणों से मिलकर बने होते हैं पदार्थ। पता करते हैं, हम लोग अब पता करेंगे कि पदार्थ के कण वास्तव में कणों से मिलकर बना होता है या लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। पहला क्रियाकलाप क्या करेंगे हम लोग? एक गिलास लेते हैं, शीशे का गिलास ले लेंगे। शीशे का गिलास ले करके हम उसमें आधा गिलास पानी भर देंगे। क्या करेंगे? आधा गिलास पानी भर देंगे। आधा गिलास पानी भरने से क्या हो जाएगा? भरने के बाद उसमें हम क्या करेंगे? निशान लगा देंगे। जैसे हमने पानी भरा, यहाँ तक पानी भरा और हम यहाँ क्या करेंगे? निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद 2-3 चम्मच नमक या फिर चीनी, नमक या शर्करा, चीनी को शर्करा बोलो, तो नमक या चीनी को हम क्या करेंगे? इसमें डाल देंगे 2-3 चम्मच। ठीक है, 2-3 चम्मच हम क्या करेंगे? इसमें 2-3 चम्मच इसमें क्या करेंगे? नमक या चीनी को डाल देंगे। तो जैसे ही 2-3 चम्मच धाए से डालेंगे तो नीचे बैठेगा तो इतना ऊंचा होगा ना जी, जो इतना ऊंचा होगा तो ये पानी ऊपर उठ जाएगा, पानी तो ऊपर उठेगा। देखेंगे कि ये जैसे ही हम डालेंगे ना तो पानी ऊपर उठ जाएगा, बिल्कुल उठेगा। जब उठ जाएगा फिर हम क्या करेंगे? उसको अच्छी तरह से घोल देंगे ताकि पूरा घुल जाए। अब नमक यहाँ नहीं रहना चाहिए। पूरा जब घोल देंगे ना तो देखेंगे कि ये जो पानी ऊपर उठा था वो फिर जहाँ का तहाँ आ जाएगा, जहाँ से हमने निशान लगाया था पहले वहीं आ जाएगा। ठीक है, इस क्रियाकलाप को करने से हमें क्या पता चलता है? हमने नमक डाला तो ये नमक या चीनी जगह तो घेरा, उतना पानी को ऊंचा उठा दिया, लेकिन जैसे ही हम पूरा घोल दिए नमक गायब हो गया, चीनी गायब हो गया। तो गायब होकर कहाँ चला गया? कहीं तो गया होगा। इसका मतलब हुआ ये पूरे पानी में फैल गया, पूरे पानी में
फैल गया। पूरे पानी में कब फैलेगा? जब ये जो नमक या चीनी को हमने डाला ये टूट जाएगा, छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाएगा, तभी तो पूरा में फैलेगा। तो इस क्रियाकलाप को करने से हम लोग को पता चलता है कि पदार्थ के कण, पदार्थ जो है कणों से मिलकर बने होते हैं। अगर ये कणों से मिलकर ना बना होता तो ये छोटे छोटे कणों में विभाजित ना होते, छोटे छोटे कणों में टुकड़ा नहीं ना होता जी, और छोटे छोटे कणों में जब विभाजित नहीं होता तो सब पूरे पानी में ये फैलता भी नहीं। समझ में आएगी बात? तो अब हम कहेंगे कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है, पहला। दूसरा, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। क्या वास्तव में छोटा छोटा होता है? यहां तो हम लोग को पता चला कि हाँ छोटा छोटा तो होता है, लेकिन और एक क्रियाकलाप करके देखते हैं कि कितना छोटा है, इसको पता करने का कोशिश करते हैं। एक और क्रियाकलाप करते हैं, समझ में आ रही बात? एक और क्रियाकलाप क्या करेंगे? इसके लिए हम लेते हैं 8-10 गिलास लेते हैं। कितना गिलास? 8-10 गिलास ले लेते हैं। फिलहाल बना लेते हैं हम लोग 8-10 गिलास। कितना ठो? 1 2 3 4 5 6 ठो। चलो और बना लेना, फिलहाल हम समझते हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 100 ml पानी लेते हैं। कितना ml? 100 ml। बाकी सब में जो है ना 90 ml करके पानी डाल दो, 90 ml सादा पानी। इस तरह से 90 ml हम पानी सब में डाल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का 2 या 3 क्रिस्टल या 1 क्रिस्टल हम यहाँ डाल देंगे। पोटेशियम परमैंगनेट रंग का, या वो नील देखे हो जिससे घर में पुताई करते हैं जी, अपना कच्चा घर में पुताई नहीं करते हैं, सफ़ेद रंग का मिट्टी और वो नील का टुकड़ा डाल करके वो रंगीन हो जाता है, फिर घर में पुताई करते हैं, लिपाई करते हैं, करते कि नहीं? और उसी नील को हम लोग शर्ट वगैरह कपड़ा में भी दिया करते हैं। वैसे अभी तो वो गीला पानी वाला आ गया है, दुकान से ख़रीद लेते ना, ठीक है। तो सूखा हुआ, शुष्क सूखा हुआ, ढेल सब नहीं मिलता है, तो उसका 1 ठो क्रिस्टल ले लेंगे। क्रिस्टल टुकड़ा, छोटा सा कण को क्रिस्टल बोलेंगे। उसको हम क्या करेंगे, इस पानी में डाल देंगे। बोलो, जैसे ही पानी में डालेंगे तो धीरे धीरे इसको घोल देंगे तो क्या हो जाएगी, पूरा पानी रंगीन हो जाएगा। पूरा पानी रंगीन हो जाएगा। रंगीन क्यों हुआ ये तो हम लोग को पता चला कि हमने वो जो क्रिस्टल डाला, रंग का क्रिस्टल हमने यहाँ डाला, या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो हमने इसमें डाला, तो वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गया और पूरे पानी में फैल गया। पूरे पानी में क्या हो गया, फैल गया। अब जब पूरे पानी में फैल गया, तब हम क्या करेंगे, इसमें से 10 ml पानी, कितना ml? 10 ml पानी। 10 ml कितना होगा, ये 100 ml कितना पानी होगा पता है? लगभग वो चाय पीने वाला गिलास होता है, 1 गिलास पानी 100 ml हो जाएगा। तो 10 ml पानी इससे हम क्या करेंगे, निकालेंगे, निकाल करके इसमें डालेंगे। इसमें जैसे ही डालेंगे तो 90 ml पहले से था, और 10 ml कितना हो जाएगा, 100 ml पानी हो जाएगा। अब वो 10 ml पानी जैसे ही हम डालेंगे, रंगीन पानी, तो इस पूरे पानी को रंगीन करा देगा, रंगीन बना देगा, ये पूरा रंगीन हो जाएगा। हाँ, इससे कम होगा,
हल्का होगा, लेकिन पूरा पानी क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ठीक उसी तरह से इसमें से 10 ml पानी निकालेंगे और इसमें डाल देंगे, ये 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। इससे निकालेंगे इसमें डालेंगे, इससे निकालेंगे इसमें डालेंगे, इससे निकालेंगे इसमें डालेंगे। तो हम देखेंगे जितना बार तनुकृत करेंगे इस पानी को, जितना बार करेंगे वो रंग तो हल्का होगा, रंग हल्का होगा, लेकिन वो छोटे से क्रिस्टल ने, देखेंगे क्या कि छोटा सा जो क्रिस्टल है वही छोटा सा क्रिस्टल इस पूरे पानी को रंगीन कर देता है। हमने तो डाला था इतना छोटा सा टुकड़ा और रंगीन कर दिया पूरे पानी को। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पदार्थ का जो हमने क्रिस्टल डाला, वो क्रिस्टल, वो कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होता गया, होते होते इतना छोटा छोटा हो गया कि हमको यहाँ तक दिखाई दे रहा है। एक स्थिति आएगी जो ये कण और विभाजित नहीं होगा, एक स्थिति आएगी जो ये कण और विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप के करने से हम लोग को क्या पता चला कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। छोटा क्रिस्टल हमने डाला, वो कणों में विभाजित हो गया, क्योंकि पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना है। हमने इतना छोटा सा टुकड़ा हमने डाला, तो ये इतना छोटा सा टुकड़ा ये तो कणों से मिलकर बना है। अब ये क्या हुआ, छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गया, हुआ कि नहीं। अब फिर ये जो छोटा छोटा कण है आगे लेके गए तो वो और विभाजित हो गया, आगे लेके गए और टुकड़ों में बढ़ गया, और टुकड़ों में बढ़ गया, तो बहुत सारे छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गया। तो एक स्थिति आएगी जब ये जो हम लोग का कण मिलेगा, सबसे छोटा कण, वो और विभाजित नहीं होगा। समझ में आ रही, समझ में आई बात। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के कणों की विशेषताओं को। पदार्थ के कणों की विशेषता क्या है वो पढ़ते हैं। मिटा दे इसको। अब देखेंगे पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण, या पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं, पदार्थ के कणों की क्या गुण है, ये हम लोग देखेंगे। तो पदार्थ के कण का पहला गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच जो है ना रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान। पहला गुण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण, या ये कहें कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या है, तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ हो उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। मान लेते हैं ये मेरा कोई पदार्थ है, ठीक है, तो ये कणों से मिलकर बना होता है, इसमें कण होंगे, पदार्थ के कण होंगे। तो अब हम यहाँ देखेंगे तो इस पदार्थ की, ये पदार्थ का ये कण हुआ, तो इन कणों के बीच, ये पूरा जो कण हुआ, इन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यहाँ ये सब रिक्त स्थान यानी खाली स्थान होता है, ठीक है। दूसरा कहता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील मतलब हमेशा गति करते रहना। गति करना मतलब चलना फिरना, हिलना डुलना, ये सारे के सारे क्या है, गति है, ठीक है। अर्थात ये कण हमेशा चलते रहते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो गजब वाली बात हो गया, कैसे चलते रहते हैं? हाँ, आगे क्लियर करेंगे। ये हम लोग का पदार्थ है, इसमें अब ये पदार्थ नहीं, तो इसके भी तो कण है, ये कण है कि नहीं, इसमें ये कणों से मिलकर बना होता है। तो इसका जो कण है ये अब चलते रहते हैं, ये हिलते डुलते रहते हैं। कहाँ सर, चुपचाप तो हैं। आगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो कण होते हैं ये आपस में एक दूसरे को खींच के रखते हैं। क्या करके रखते हैं? खींच के रखते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये है पदार्थ के कणों की विशेषताएं। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि किस तरह से पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, किस तरह से हम समझेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब अभी हम लोगों ने दो क्रियाकलाप किया। एक में हम लोगों ने क्या किया, ग्लास में पानी लेकर के नमक या शर्करा को मिलाया, नमक या चीनी को घोला। दूसरा में हमने क्या किया, पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाला, जिससे पूरा पानी क्या हो गया, रंगीन हो गया। इन दोनों क्रियाकलाप के करने से हम लोग को क्या पता चला? पहला हम लोगों ने समझा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा हम लोगों ने समझा कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब हम देखेंगे कि वो जो कण है कहाँ चला गया। पानी में हमने नमक को डाला, पानी में हमने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला, तो वो पानी में पूरा घुल गया। पानी में जब पूरा घुल गया, इसका मतलब हुआ कि पानी के कणों के बीच खाली जगह है। तभी तो नमक या चीनी का जो कण है पानी के कणों के बीच में घुस गया, तब ना पूरे पानी में फैला जी। पूरे पानी में पानी का कण है और पानी के कणों के बीच में खाली जगह है, तो उन्हीं खाली जगहों में नमक का कण, चीनी का कण, या फिर हमने जो क्रिस्टल डाला था, जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कण हमने डाला था, वो कण टूट करके छोटे छोटे कणों में विभाजित होकर के पानी के खाली जगह में घुस गया। समझ रहे? तो इन दोनों क्रियाकलाप के करने से हम लोग को समझ में आया कि पानी के कणों के बीच क्या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो तीन और उदाहरण लेते हैं, ठीक है। दो तीन क्रियाकलाप करते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे समझेंगे कि किस तरह से ये गतिशील होते हैं, ठीक है। एक और क्रियाकलाप करते हैं। दो गिलास लेते हैं, दो गिलास लेंगे,
एक गिलास में हम शहद का बूंद डालेंगे, शहद डाल देंगे, और एक में हम क्या करेंगे, स्याही का बूंद डाल देंगे। स्याही समझते हो ना, कलम सब जिससे लिखते हो जी, ब्लू कलम है, लिख रहे हो ना, तो उसी कलम का स्याही को हम क्या करेंगे, डाल देंगे। तो स्याही डालेंगे और एक में शहद डाल देंगे, ध्यान से एक जगह रख देंगे। तो हम क्या देखेंगे, कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में हम देखेंगे कि ये जो स्याही है वो पूरे पानी में फैल जाता है। पूरे पानी में फैलेगा ना जी, पूरे में पानी में फैल गया। दूसरा शहद, वो भी हिलाना नहीं है, वो भी धीरे धीरे जो है ना पूरे पानी में फैल जाएगा। एकाएक डालने के क्रम में वो तो फैलेगा नहीं, और स्याही डालने के तुरंत बाद ही धीरे धीरे वो पूरे पानी में फैल जाएगा। लेकिन फैलेगा जरूर, दोनों पूरे पानी में फैलेगा जरूर। ठीक है। दूसरा क्रियाकलाप हमने क्या किया, 2 गिलास लिया, एक में शहद डाला, एक में स्याही डाला। ठीक है, तो दोनों के डालने से दोनों ही धीरे धीरे फैल जाता है। हाँ, जो हमने स्याही डाला वो द्रव है, लिक्विड है, पिघला हुआ चीज़ है ना जी, तरल है। तरल कहो, द्रव कहो, लिक्विड कहो, एक ही है। ठीक है, तरल, द्रव, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं, लिक्विड। ठीक है, पिघले हुए चीज़ को, जो पिघला हुआ रहता है। तो उसको हमने डाला और शहद डाला। शहद भी लिक्विड है, शहद भी तरल है, लेकिन थोड़ा वो गाढ़ा है, उसको घोलने में थोड़ा सा क्या लगा, टाइम लगता है। ठीक है, एक और क्रियाकलाप करते हैं। एक में हम क्या करते हैं, गर्म पानी लेते हैं, एक गिलास में गर्म पानी और एक गिलास में ठंडा पानी। एक गिलास में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हाँ, गर्म पानी और ठंडा पानी ले लेंगे, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक एक क्रिस्टल डाल देंगे, एक एक टुकड़ा डाल देंगे। जैसे ही हम एक एक टुकड़ा डालेंगे तो किस में जल्दी घुलेगा, गर्म पानी वाला में या ठंडा पानी वाला में? हिलाना नहीं है, छोड़ देना है। जल्दी घुलेगा किस में? निश्चित रूप से गर्म पानी में जल्दी ही घुल जाएगा। गर्म पानी में जल्दी ही वो टुकड़ा घुल जाएगा, घुलेगा। और ठंडे पानी में घुलेगा, थोड़ा लेट घुलेगा। समय पता चला? गर्म पानी में जल्दी, ठंडे पानी में थोड़ा लेट। तो इससे हम लोग को क्या निष्कर्ष निकलता है? पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अगरबत्ती लगाया, वहाँ सेंट मेरे पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? बुझा हुआ मोमबत्ती हमने रखा था, सेंट तो पहुंचा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, कम पहुंचा। जला दिया, सेंट हम तक पहुंचा। कैसे? तो वो जो अगरबत्ती है, अगरबत्ती का सुगंध का जो कण है वो हवा में मिला, हवा में क्या हुआ, मिला, और वो हम तक पहुंचा, हवा के जरिए हम तक पहुंचा। ठीक है, हमने 2 गिलासों में, एक में शहद एक में स्याही डाला, तो जो स्याही था वो जल्दी ही पूरे पानी में फैल गया, अर्थात वो स्याही का जो कण है वो बिना गति किए पूरे पानी में फैल गया। उसको हमने हिलाया नहीं, उसको गति प्रदान नहीं किया, हिलाया तो नहीं ना। अगर हिलाते ऐसे तो हिलाने का मतलब हुआ कि हमने उसको धक्का मार मार के, धक्का, चलो चलो चलो, अंदर चलो, चलो चलो, उधर जाओ उधर जाओ, धक्का मार के हमने भेजा तो नहीं, डाला और छोड़ दिया, पूरे पानी में फैल गया, पूरे पानी में फैल गया। ठीक है, क्रियाकलाप में हम लोगों ने क्या किया, 2 गिलास लिया, दोनों में, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी, एक में गर्म और एक में ठंडा, दोनों में ही हमने क्रिस्टल डाला, दोनों में ही हम लोगों ने
पोटेशियम परमैंगनेट का जो कण डाला वो गर्म पानी में जल्दी से फैल गया और ठंडा पानी में थोड़ा लेट फैला दोनों में। हमने हिलाया नहीं, वही बात, हमने हिलाया नहीं मतलब उसको धक्का लगाया नहीं मतलब हमने उसको गति प्रदान किया नहीं। जब तक अब ये कलम है, ये रुका हुआ है, इसको अगर हम धक्का लगाएंगे तो ये गति करेगा ना जी। इसको हमने धक्का लगाया तो इसमें गति आया, ये चला। लेकिन हमने पानी में जो डाला उसको धक्का लगाया नहीं, वो अपने आप ही पूरे पानी में फैल गया। मतलब क्या हुआ कि वो गति किया तभी तो पानी में फैला। इन तीनों क्रियाकलाप के करने से हम लोग को पता चला कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। अगर वो गतिशील नहीं होता तो पूरे पानी में फैलता नहीं। अब बात आती है, जब उसमें निरंतर वो गति करते हैं, इसका मतलब है कि उसमें गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, समझ में आएगी बात? हाँ, एक और चीज़, जब हम लोग उसमें तापमान बढ़ाते हैं, तापमान गर्मी देते हैं, गर्म पानी और ठंडा पानी, तो गर्म पानी में तापमान ज़्यादा है और ठंडा पानी में तापमान कम है। तो तापमान बढ़ाने से गतिज तापमान जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना जी। अब ये कण है, ये तो कण गति करता ही है, इसमें हमने क्या किया? और तापमान दे दिया। क्या दे दिया? और तापमान और गर्मी दे दिया। जैसे ही इसको और ज़्यादा गर्मी देंगे ना तो और ये बहुत ज़्यादा तेज़ गति से गति करने लगेंगे। तभी ना गर्म पानी में जल्दी फैल गया और ठंडा पानी में धीरे धीरे। तो गर्म पानी में तापमान ज़्यादा है, उस तापमान को वो कण ग्रहण किया, उनके ग्रहण करने से उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ गई। और जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ी तो हम कहेंगे क्या? कि वो ज़्यादा गति करते हैं। कुछ समझ में आया? तो हम लोग को पता चला कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, एक पॉइंट इसको याद रखोगे, इस पॉइंट को, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक, गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब कि वो ज़्यादा तेज गति से गति करेगा, ज़्यादा भागेगा, ज़्यादा दूर भागेगा। क्रियाकलापों के करने से एक ये भी पता चला कि पदार्थ के कण एक दूसरे में अंतः मिश्रित हो जाते हैं। अपने आप नहीं होता है, अंतः मिश्रित अपने अंदर में। क्रिस्टल डाला, पानी के कणों में मिल गया तो अपने न मिल गया, हम उसको मिलाने गए? नहीं मिलाने गए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अपने आप अंतः मिश्रित क्यों हो जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें जाकर के वो उन रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, उन रिक्त स्थानों में जाकर के समा जाते हैं, बैठ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना है इसमें, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दूसरा ये याद रखना है, एक शब्द आएगा विसरण। ठीक है, क्या आएगा? विसरण। तो लिखेंगे दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना।
दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। अपने आप मिल जाना विसरण कहलाएगा, ठीक है। अपने आप कैसे मिल जाएगा? हमने पानी में ठोस डाला, क्रिस्टल डाला, कण डाला ना पोटेशियम परमैंगनेट का, तो वो पूरे पानी में फैल गया, तो कहेंगे विसरित हो गया। पानी में क्या हो गया? विसरित हो गया, ठीक है। इस तरह से हम क्या पाएंगे कि यदि हम लोग किसी चीज़ को गर्म करेंगे, गर्मी में तापमान बढ़ने से विसरण तेज हो जाता है। तापमान बढ़ने से विसरण तेज हो जाता है, याद रहेगा। तापमान बढ़ने से विसरण क्या हो जाता है? तेज हो जाता है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट समझना है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उतार लो इसको। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसको समझना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक खेल खेलते हैं। एक क्या करेंगे हम लोग? खेल खेलेंगे। खेल में क्या करेंगे? अब तुम ही लोगों से पूरे बच्चों को 4 समूह में बांट देंगे। 4 समूहों को बांटने में, 4 समूहों में जब हम लोग बांट देंगे तो पहला समूह को जो है ना इस तरह से पकड़ना है। देखो ये पहला जो समूह है उसको जिस तरह से ये देख रहे हो चित्र में, इस चित्र में देखो ना, जिस तरह से ये लोग पकड़ के हैं उसी तरह से पहला समूह को इस तरह से पकड़ लेना है। एक दूसरे को 8-10 बच्चा पकड़ लेंगे। उसके दूसरा समूह को क्या करना है? सिर्फ हाथों को कस के पकड़ना है। एक दूसरे के हाथ को पकड़ के एक लंबी श्रृंखला बना लेंगे, ठीक है। तीसरा समूह को क्या करना है? सिर्फ इस तरह से उंगली लेकर के टच कर लेना है, टच करके रखना है। ऐसे करके सिर्फ टच करना है, पकड़ना नहीं है, सिर्फ टच करके रखना है, ठीक है। और चौथा समूह को क्या करना है? तीनों समूह को तोड़ना है, तोड़ने का कोशिश करना है, ठीक है। तोड़ने का प्रयास करेंगे चौथा समूह को। पहला समूह को पकड़ के इस तरह से पकड़ के रखना है, और दूसरा समूह जो हाथ को, एक दूसरे का हाथ को पकड़ के रखेगा। तीसरा समूह जो सिर्फ छू के रखेगा, उंगली के सिरे को छू करके रखेगा। और चौथा समूह तोड़ने का प्रयास करेगा। तो किसको आसानी से तोड़ देगा बताओ? किस समूह को तोड़ने में कम बल लगेगा, कम ताकत लगेगा? और सबसे ज़्यादा ताकत किस में लगेगा? जो इस तरह से पकड़ के हैं, बहुत ज़्यादा कस के पकड़ के हैं, उसको तोड़ने में क्या लगेगा? ज़्यादा ताकत लगेगा। और जो इस तरह से अगर सिर्फ टच करके हैं उसको करने में क्या लगेगा? ज़्यादा ताकत लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना जी, हाँ, ठीक है। अब यदि हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक समूह के, पहला समूह तो इस तरह से टाइट करके पकड़ के रखा है, दूसरा समूह हाथ पकड़ के रखा है, तीसरा समूह टच करके रखा है। तो प्रत्येक समूह में जो विद्यार्थी हैं, प्रत्येक समूह में जो तुम लोग हो, सभी को हम लोग यदि पदार्थ का कण मान लेते हैं, सभी को क्या मान लेंगे? पदार्थ का कण, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बल किस में लगेगा तोड़ने में? जो ज़्यादा ताकत से, जो ज़्यादा बल से जुड़े हैं, जो ज़्यादा बल से खींच के रखे हैं, उसको तोड़ने में ज़्यादा बल लगेगा। और सबसे कम बल लगेगा उसमें जो सिर्फ ताकत हो, कुछ नहीं, बस हल्का टच करके रखे, मतलब हल्का सिर्फ थोड़ा खींच के रखे हैं, तो उसको तोड़ने में ज़्यादा बल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ तक समझो। एक और उदाहरण लेते हैं, एक में हम क्या करेंगे? लोहे का कील ले लेते हैं। लोहे का कील समझते हो? कांटी। और चौक ले लेते हैं। चौक समझते जो लिखते हैं बोर्ड में, चौक ले लेते हैं। और एक तो क्या करते हैं? रबर बैंड ले लेते हैं, रबर का गुच्छा। रबर होता है ना जी, बैंड, रबर बैंड, समझ में आया? नहीं है? वो साइकिल वगैरह में, मोटरसाइकिल वगैरह में खरीद के जो ये रबर लेते हैं जी, उसका रबर का ऊपर वाला कवर हटा करके देखना, बिल्कुल बहुत सारे रबर होते हैं। तो बहुत सारे रबर जो मिल जाते हैं ना, वो बैंड हो गया। अब वो क्या हो गया? बैंड हो गया, नहीं गुच्छा। तो रबर बैंड लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हथौड़ी से मार के या काट करके या फिर खींच करके इसको भंगुर करने का प्रयास करेंगे। भंगुर मतलब
तोड़ने का, उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे। तो किसमें ज़्यादा ताकत लगेगा? ताकत तो लगेगा ना जी। या हम देखेंगे कि किस में ज़्यादा, ऐसा करने से हमको पता चलेगा कि किस में ज़्यादा ताकत से जुड़े हुए रहते हैं। लोहा में ज़्यादा होगा, लोहा में ज़्यादा होगा ना। लोहा को जैसे ही हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो वो टूटेगा नहीं, जल्दी टूटेगा नहीं, टूटेगा। काटेंगे तो कटेगा, लेकिन लेट से कटेगा, है ना। तो लोहा के जो कण होते हैं, लोहा के जो कण होते हैं उसमें ज़्यादा आकर्षण बल होता है, ज़्यादा ताकत से एक दूसरे को खींच के रखते, तभी तो उसको नहीं तोड़ पाते हैं। जैसे पहले वाला खेल में हम लोगों ने इस तरह से जो पकड़ के रखा था, उसको तोड़ पा रहा था? जल्दी नहीं तोड़ पा रहा था। समझ में आ रही है? तो लोहे के जो कण होते हैं वो ज़्यादा ताकत से एक दूसरे को खींच के रखते हैं। समझ में आया? वहीं अगर हम चौक की बात करें तो चौक एक ही बार दबाए और स्वाहा हो जाएगा, मतलब वो कम बल से जुड़े होते हैं। एक दूसरे चौक का जो कण होता है एक दूसरे को कम खींच के रखते हैं, खींच के तो रखते हैं लेकिन कम खींच के रखते हैं। रबर को हम क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो खींच करके वो क्या हो जाएगा, छिड़ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाएं तो क्या हो जाएगा, ऐसे खींच तो लेंगे लेकिन बल हटा देंगे तो वो फिर जैसे का तैसे हो जाएगा, होगा। समझ में आ रही बात? मतलब रबर में हमने बल लगाया तो खींच तो लिए, बल हटाया, चिपक गया। चिपकने का क्या मतलब, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रबर के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमने उससे ज़्यादा बल नहीं लगाया, रबर के कणों से ज़्यादा बल नहीं लगाया, तो वो फिर पुनः जहाँ था वहाँ आ गया। उससे ज़्यादा बल लगाया तो टूट गया। समझ में आई कि नहीं? एक और उदाहरण, जैसे हम लोग नल खोल लेते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं या नल खोल लेते हैं, नल खोल लेंगे, नल खोलने के बाद उसको पानी ऐसे काट के देखना तो कटेगा? कटेगा? कटने का मतलब क्या, काट करके दो हिस्सा कर देना, कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? तो बोलेंगे ये एक दूसरे को क्या करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ में आ गया? पदार्थ के कण क्या करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ में आ गया? तो हम देखेंगे इन तीनों क्रियाकलापों को करने से हम लोगों ने समझा कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है। पदार्थ के कण हैं, क्या है, पदार्थ के कण हैं, ठीक है। ये कण आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात पदार्थ के कणों के बीच एक बल काम करता है, एक बल काम करता है जो खींचता है एक दूसरे को, ठीक है। समझ में आया? और यही बल, जो इन कणों के बीच में जो बल होता है, यही बल एक दूसरे कण को क्या करते हैं, खींच कर रखता है और एक साथ में जकड़ के रखता है। अगर इन दोनों में एक दूसरे को खींचने का जो बल है वो ना हो तो ये क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। खींचने का बल ही नहीं रहेगा तो क्या, दूर दूर हो जाएगा। समझ में आएगा? आया कि नहीं आया? और ये जो आकर्षण बल होता है प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। लोहा में आकर्षण बल, लोहा पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, लकड़ी में कम होता है, तो किसी चौक में कम होता है। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग आकर्षण बल होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे आगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। चलो।